2011 जून में मेरा हस्देव जाना हुआ। बड़े कॉरपोरेट हैं, सरकार है, तो वो तो हमारी जंगल जमीन ले ही लेंगे, कैसे हम बचा पाएंगे। 17 कोल ब्लॉक सीधे रूप से संरक्षित हुए, 2 कोल ब्लॉक आवंटित होने के बाद कैंसिल हुए, 7 कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया से एक कोल मिनिस्ट्री को पीछे हटना पड़ा। तो ये उस एकजुटता का ही परिणाम है। आपको खरीदने की कोशिश होती है, को धमकाने की कोशिश होती है, फर्जी केसेस डालने की कोशिश होती है। और अभी तो नया ट्रेंड है, एक एजेंसी को हायर करिए और वो 24 घंटे हमारे खिलाफ सोशल मीडिया सारी पे पेज चीजें चलाते लेके। रहता है। लेकिन बाहर गोल्डमैन अवार्ड दिया जा रहा, आप बिलीव करेंगे कि वो दिन दिवाली का दिन था, है तो ना। यूएस में लोगों के पास विकल्प है कि रिन्यूएबल एनर्जी आपको लेना है या आपको फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी लेना है। आपको हर जगह ये बोलना पड़ेगा कि कहाँ पे हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीजों को मैं भी जल्दी छोड़ पाऊं, ये भी कोशिश है। रेडियो ऑरेंज पर जो कि हो गया है इस पूरे एनवायरनमेंट वीक रेडियो ग्रीन, हम ऐसे कई सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। और खास तौर पर आज मुझे बहुत ज्यादा गर्व है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ा चेंज अपने काम से ला रहे हैं, ऐसे आलोक शुक्ला जी हैं। आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन प्राइज एशिया, जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में नोबल कह सकते हैं, वो मिला है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आलोक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आलोक जी, पहले तो ये बताइए, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी चीजें चल रही हैं आज की तारीख में, लेकिन आपका परिचय कि आप कहाँ से हैं और कैसे ये शुरुआत हुई, और इतना बड़ा जो मुहिम बना है, इसकी जरूरत क्या थी? जन्म स्थान तो मध्य प्रदेश है। वहां से मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए फिर छत्तीसगढ़ 97 में। और दुर्ग में साइंस कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। और वहां से निकलने के बाद 2004 में मैं जन आंदोलनों के साथ जुड़ा। और शुरुआती दौर में जो पर्यावरण को लेकर, जो लेवल पॉल्यूशन के मुद्दे थे, स्पंजालन से इसको लेकर, जो पॉल्यूशन को लेकर किसानों के आंदोलन थे, उनसे जुड़ा। और फिर पिछले लगभग मुझे 2 दशक हो गए छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन पर समुदाय के अधिकारों को लेकर, पर्यावरण बचाने के लेकर जो संघर्ष है, इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। 2012 से हसदेव का जो जंगल है, इस जंगल को बचाने के लिए समुदाय के साथ में जुड़ा हूँ और काम कर रहा तो वैसे आप मूल कह सकते हैं, अभी भी आपका परिवार एमपी में है या? बिल्कुल। मेरे पिताजी जो हैं, वो अभी भी, मेरा परिवार मध्य प्रदेश में है। मेरे बड़े पिताजी यहाँ सर्विस में थे, तो उन्हीं के साथ मेरी पढ़ाई हुई। और फिर मैं 97 से मैं छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी धरती हमारी है, लेकिन आप हसदेव से इतने कनेक्ट कैसे हो गए? और फिर वो जो जर्नी है, आप थोड़ी सी शेयर करें कि आधा हसदेव तो हमने देखा ही है जो हालत है, तो अभी उसका क्या स्टेटस है, और आपकी जर्नी बताएं, इस आंदोलन की जर्नी बताएं। देखिए, 2010 में छत्तीसगढ़ के हम बहुत सारे जनवादी संघर्षों के लोग, आंदोलनों के लोग थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बनाया था। सो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बनने के बाद 2011 जून में मेरा हसदेव जाना हुआ। वहाँ के एक विधायक थे, हीरा सिंह मरकाम, जो कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के हमारे घटक संगठन। तो उनके कहने पे मैं हसदेव गया। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत ये जंगल इलाका है और माइनिंग में पूरा एरिया खत्म होने वाला है, आप आके यहाँ पे लोगों को कानून की जानकारी और क्या मदद कर सकते हैं। तो जून 2011 में पहली बार मैं हसदेव गया। और मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं हसदेव गया तो इतना खूबसूरत जंगल। और उस जंगल से जो बह के हसदेव नदी निकलती है, जिसमें जांजगीर चांपा में मैंने 2004-05 में रह के हसदेव नदी के प्रदूषण को मुक्त करने को लेकर काफी अभियान और आंदोलन किया था लोगों के साथ मिलकर। तो मुझे लगा कि यदि ये जंगल खत्म हुआ तो हसदेव नदी खत्म हो जाएगी, जिससे जांजगीर जिले में 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, कई शहरों को पानी मिलता है, कई महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास है। तो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। और जब पता चला कि इसके नीचे छत्तीसगढ़ का 10% कोयला है और 23 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई है, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर जंगल पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, तो फिर मुझे लगा कि देखिए, यदि हम पर्यावरण की बात करते हैं, पौधे लगाने की बात करते हैं, लेकिन 1 साल का प्राकृतिक जंगल हम्म। खत्म हो जाए, तो हम्म। मुझे लगता है कि उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और फिर ये निर्णय लिया कि यहाँ पे इस जंगल को बचाने को लेके आगे का मैं काम करूंगा।
उस दरमियान मैं रायपुर के आसपास में काम कर रहा था, कुछ आदिवासी इलाकों में काम कर रहा था। और फिर 2012 से मैंने हसदेव में काम करना शुरू किया। जो दिलचस्प है कि देखिए, कोई भी समुदाय अपना गांव, अपना जंगल छोड़ नहीं जाना चाहता है, लेकिन रास्ता सवाल होता है कि रास्ता क्या है। क्योंकि लोगों को लगता था कि यार, बड़े कॉरपोरेट हैं, सरकार है, तो वो तो हमारी जंगल जमीन ले ही लेंगे, कैसे हम बचा पाएंगे। तो जब लोगों के साथ हमने काम करना शुरू किया, लोगों को बताया कि देखिए, संविधान में क्या प्रावधान है, कानून में क्या प्रावधान है, कि बिना आपकी सहमति के कोई आपका जंगल जमीन नहीं ले सकता, ग्राम सभाओं के अपने अधिकार हैं। तो ऐसे करके हमने काम की शुरुआत की। और हमें ये पता था कि देखिए, ये किसी एक गांव, एक जंगल को बचाने का संघर्ष नहीं है, ये पूरे हसदियों को बचाने का संघर्ष है। और इसीलिए 30-35 गांव के लोगों को जोड़ के हमने संगठन बनाया, हसदेव वन बचाओ संघर्ष समिति। और ये बात कही कि इस पूरे हसदेव को बचाने की बात करेंगे। और हसदेव क्यों बचना चाहिए? क्योंकि हसदेव सिर्फ हसदेव के लोगों के लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हसदेव का जंगल पूरे देश के मानसून को नियंत्रित करता है। हसदेव का जंगल जो एक समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है, हसदेव का जंगल जो कई विलुप्त प्राय वनस्पति, चिड़िया, वन्य जीव का घर है। हसदेव के जो लोग हैं, जिनकी 60% से ज्यादा आजीविका उस जंगल में है। तो फिर मुझे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ हसदेव के लोगों को लेके सवाल नहीं है, इसमें एक व्यापक समाज का जुड़ाव जरूरी है, चाहे वो रायपुर में रहने वाले लोग हैं, बिलासपुर में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में। और एक हमने एक संदेश इसीलिए दिया कि ये किसी एक गांव को नहीं, पूरे जंगल को बचाने का संघर्ष है। और 2012 से वो हमने हमारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। और कानून और संविधान को केंद्र में रखते हुए, पर्यावरण के सवालों को समाज के सामने रखते हुए, हमारा संघर्ष अभी भी जारी है हसदेव को बचाने का। जारी है और बचेगा। हम ये पूरी प्रार्थना है और कोशिशें हैं ही। आलोक जी, शहर में बैठ कर ना हमें बस कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, या आजकल हम भी जानते हैं कि न्यूज़ से बहुत कम पता चलता है हमें किस तरह की चीजें चल रही है। कई बार कुछ फिल्मों से हमें पता चलता है कि वहाँ का जनजीवन कैसा होगा, उसमें भी थोड़ा मसाला ऐड होता है। हम झारखंड की कुछ ऐसी फिल्में देखें तो वाकई में जब आप जमीन पर काम करते हैं तो आपने कैसे तरह के लोग देखे हैं? क्या वो बटे हुए होते हैं? कुछ को लालच भी होता होगा कि क्यों, अगर आ रहा है तो जाएंगे, क्योंकि उनके सपने भी रहते हैं कि बच्चे जो आगे शहर में जाकर ये करे। तो इंसानों का देखिए, तो निश्चित लालच वाला पार्ट होता ही है। हालांकि वो ये पूरी लालच हमारी इंसानियत के लिए है, लेकिन वो कभी बार समझाना और ग्राउंड पे काम करने पर क्या चैलेंजेस होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम तो ये मानते हैं कि सबसे छोटी इकाई समाज में परिवार होता है। और एक परिवार कभी एक मत नहीं होता। परिवार में हमेशा भिन्न मत। तो फिर हम तो परिवार से बड़े गांव की बात करते हैं, तो एक गांव में कई मत होते हैं। और ये भी सही है कि जो गांव समाज है वो काफी डिवाइड हुआ है पिछले बहुत सालों में। चाहे वो जातिगत आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, राजनीतिक समझ के आधार पे हो, विचारों के आधार पे हो, वो समाज है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे पूरे गांव के संकट पे होते हैं कि भाई, अब सवाल गांव के अस्तित्व का है कि ये गांव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे सवाल पे गांव कहीं ना कहीं एकजुट होता है। लेकिन उस एकजुटता के साथ भी कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, खनन आएगा तो हमें रोजगार मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। और देखिए, कंपनियों का टारगेट बहुत आसान होता है ऐसे यूथ को साथ में लेना, कि कैसे उसको संगठनात्मक प्रक्रिया को तोड़ा जाए और कुछ लोगों को साथ में लिया जाए। और कंपनी के पास, क्योंकि देखिए, लड़ाई एक तरफ कॉर्पोरेट मुनाफा, जहाँ हजारों करोड़ का मुनाफा है, और दूसरी तरफ लोगों के संसाधन, जीने के साधन को बचाने की लड़ाई है। तो जब मुनाफा और जीवन के संसाधन के बीच की लड़ाई है, तो स्वाभाविक है मुनाफे की तरफ से खूब पैसा उपयोग होता है। और सिस्टम भी कहीं ना कहीं उस मुनाफे के साथ खड़ा होता है। तो जहां पैसा होगा, वहां पे स्वाभाविक तौर पे कुछ लोग उस साइड खड़े होंगे। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। ये मायने लोकतंत्र संख्या के आधार पे चलता है कि भाई, ज्यादा लोग किस बात को कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चुनौतियां थी और अभी भी चुनौतियां हैं कि संगठन को तोड़ने के हर वक्त प्रयास होते हैं। और हम तो एक गांव के संगठन की बात नहीं कर रहे, हम तो 30 गांवों को एक साथ लेके हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 12 सालों से हम हसदेव में संघर्ष कर रहे हैं। इन 12 सालों में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भी हसदेव के लोग अभी भी एकजुटता के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
और यही एकजुटता का कारण है कि हसदेव के जो 23 में से 17 कोल ब्लॉक जो लेमलू एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई करना पड़ा राज्य सरकार को, जिसमें 17 कोल ब्लॉक सीधे रूप से संरक्षित हुए, 2 कोल ब्लॉक आवंटित होने के बाद कैंसिल हुए, 7 कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया से एक कोल मिनिस्ट्री को पीछे हटना पड़ा। तो ये उस एकजुटता का ही परिणाम है कि हसदेव का बड़ा इलाका, क्योंकि हसदेव को कई बार लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि हसदेव एक जंगल, मैं आपको बताऊं कि हसदेव 1879 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसमें 23 कोल ब्लॉक का जो एरिया है वो 1.5 लाख हेक्टेयर का है। और 23 में से जब हमने 2012 में काम शुरू किया था तो एक माइनिंग शुरू हुई थी पल्सा ईस्ट देवासन, जिसमें अभी भी माइनिंग चल रहा है और डिफॉरेस्टेशन उसी ऑनगोइंग माइनिंग में है। प्रीति जी, मैं आपको बताऊं कि ये हसदेव के संघर्ष का नतीजा है कि पिछले 12 सालों में 23 से 22 कोल ब्लॉक में माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। लोग अभी भी उस जंगल को बचा के रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पे बड़ा एरिया लेमरू में सुरक्षित हुआ है। संकट अभी एक नए कोल ब्लॉक में है परसा में, जो लेमरू के बाहर है। वहां पे भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस जंगल को बचाया जाए, क्योंकि आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन का संकट धरती पर जीवन का संकट बनते जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं 45 डिग्री का तापमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में हम एक पौधा आज लगाएंगे तो वो 20 साल बाद बड़ा होगा, लेकिन आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज जो परिस्थितियां हैं, उसमें हमारे प्राकृतिक जंगलों को बचाना जरूरी है। तो दो तरफ हमें लड़ाई लड़नी होगी, प्राकृतिक जंगलों को बचाना और नए पौधों को लगाना, ये दोनों एक साथ चलेगा। लेकिन प्राकृतिक जंगलों को खत्म करके हम सिर्फ पौधा लगाएंगे तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से हम नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल, कुछ साल पहले तक ये था आलोक जी की तो क्या हुआ, एक तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक दो पेड़ कट रहे हैं, बदले में 5 पेड़ लग रहे हैं। लेकिन वो पेड़ नहीं लग रहे हैं, वो पौधे लग रहे हैं। और वो पेड़ कब बनेंगे और कब वो बैलेंस बनेगा, ये हमें भी नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो जाती है कि हम कहते हैं 5 ये लगा रहे, तो कुछ मायने नहीं रखता। बट आलोक जी, बहुत सारी चीजें जो जानकारी आपने दी, कॉमन लोगों के लिए जो शायद नहीं जानते बहुत ज्यादा अभी भी इस मुहिम के बारे में, हम अपने अपने तरीके से बताते हैं, कोशिश करते हैं। तो अभी तक का स्टेटस क्या है हसदेव अरण्य बचाओ, चाहे आंदोलन कहें या इस पूरे मुहिम का? अभी की स्थिति में हम हसदेव के एक बड़े इलाके को सुरक्षित करने में सफल हुए हैं, हसदेव के संघर्ष। और उस हसदेव के संघर्ष में जो तमाम नागरिकों ने समर्थन किया है, चाहे बिलास कहीं पे भी लोग बैठे हैं, सबकी भूमिका रही है। अभी की जो स्थिति ये है कि अभी कुछ दिनों में, अभी अगले कुछ दिनों में जो ऑनगोइंग माइनिंग है परसा ईस्ट के तेवासन, जहाँ पे वो माइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ रही है, जो ऑलरेडी जो एरिया कंपनी के पास है, उसके डिफॉरेस्टेशन की कोशिश अभी होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि करीब ईयर वाइज, क्योंकि एक साथ पेड़ नहीं कटते हैं, ईयर वाइज कटते हैं, तो 40 से 50 हजार पेड़ों को काटने की तैयारी है। उसके बगल में जो परसा कोल ब्लॉक है, जहाँ पे लोग 800 दिनों से अभी भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए डिमांड करते हुए कि हमने कभी कंसेंट नहीं दिया, और जो गलत तरीके से कंसेंट लिया गया है उसको निरस्त किया जाए। और आपको याद होगा कि जब 2021 में हम पैदल मार्च करके रायपुर गए थे 300 किलोमीटर, और गवर्नर से मिले थे, तो गवर्नर ने ये कहा था कि इसकी जांच हो और तब तक कोई कार्रवाई आगे ना हो। तो हमारी डिमांड है। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने जो संकल्प लिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक संकल्प पास किया था 26 जुलाई 2022 को कि हसदेव के साले कोल ब्लॉक को कैंसिल किया जाए। और जिसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में कि ऑपरेशनल कोल ब्लॉक के अलावा नए किसी कोल माइनिंग की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो मांग है कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का संकल्प है उसको लागू किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। जो गलत तरीके से क्लियरेंस कोल ब्लॉक को मिले हैं उसे वापस किया जाए, और नया कोई कोल ब्लॉक को चालू ना किया जाए। तो जो पल्सा कोल ब्लॉक में हमारी सरकार से यही डिमांड है कि देखिए, आपने हसदेव का बहुत बड़े एरिया को बचाया है, ये सच्चाई है। मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई एग्जाम्पल होगा कि पूरे राज्य का 9% कोयला जिस जमीन के नीचे है उसको आप संरक्षित घोषित कर दें कि हम माइनिंग नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा जंगल जो बाहर है, यदि उसको और शामिल किया जाए, तो मुझे लगता है कि भारत देश पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखा सकता है कि देखिए, हमने अपने प्राकृतिक जंगलों को बचाने का एक कदम उठाया है। और
वो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रास्ता पूरे देश दुनिया के सामने भारत दिखा सकता मिसाल के तौर पे देखा जाएगा कि इस समय आपने उसे प्रायोरिटी दी। आम लोग ये नहीं जानते, और कई बार ऐसा लगता है, आपने भी बहुत सहा होगा कि ये अर्बन नक्सल है, ये विरोधी है डेवलपमेंट के, और आपको तो कई बार किस तरह के खतरे होते हैं है। तो सामना भी किया होगा कई बार। वो कुछ आप शेयर करें, इंस्पायर करेगा लोगों को ऐसी मुहिम करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे हर कोशिश की जाती है आपको तोड़ने की, उस आंदोलन से हटाने की। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में बाकायदा पेज चलाए जाते हैं हमारे खिलाफ, फॉरेन एजेंडा, ये तो अलवन नक्सल और ये तमाम हमारे कितने गांव के समुदाय के लोग पर फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। अभी भी सैकड़ों की संख्या में हम देखेंगे तो मतलब 40 से 50 लोगों के ऊपर दर्जनों केसेस दर्ज है ना। तो आपको खरीदने की कोशिश होती है, आपको धमकाने की कोशिश होती है, फर्जी केसेस डालने की कोशिश होती है। और अभी तो नया ट्रेंड है दुष्प्रचार का, कि आप कुछ नहीं, एक एजेंसी को हायर करिए और वो 24 घंटे हमारे खिलाफ सोशल मीडिया सारी पे पेज चीजें चलाते रहता है। लेकिन हमारा बिल्कुल हंसदेव का सच नाम से पेज चलता है। हाँ, तो एनीवे, तो वो भी कौन से हमारा कपड़े एक पहने ही हैं, क्या खाते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। तो ये सारा, लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, आज के समय महत्वपूर्ण है कि आप सतत अपनी बात को लगते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ। आप जिस काम में जुड़े हैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ और बिना घबराए, बिना किसी तनाव के उस लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए। लोग सुनते हैं। देखिए, जब ये आंकड़ा देश के सामने आता है कि दुनिया में भारत सबसे तेजी से जंगल खोने वाला देश बन गया है, पिछले 2015 से लेके 2020 तक हम 6,68,400 हेक्टेयर प्राकृतिक जंगलों को खो चुके हैं। जब इस तेजी से हम प्राकृतिक जंगलों को खोएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहस को तो शुरू करनी पड़ेगी कि हम विकास किस कीमत पे पाना चाह रहे हैं। हाँ, यदि हम मानते हैं कि कोयला अंतिम विकल्प होता ऊर्जा का, और देश में हसदेव के अलावा कहीं कोयला नहीं होता, तो हम बोलते कि नहीं, ठीक है, हसदेव को तो अब उजाड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, कोयला ऊर्जा का अंतिम विकल्प नहीं है। भारत ने कमिटमेंट किया है कि 2030 तक हम 50% एनर्जी रिन्यूएबल से हम जनरेट करेंगे। तो फिर सवाल यही होता है कि हसदेव का विनाश क्यों, क्यों हम हसदेव को उजाड़ना चाह रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए हसदेव को खत्म करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आज हसदेव ने सिर्फ जंगल को बचाने की बात नहीं की है, बल्कि हसदेव ने उस विकास की अवधारणा पे सवाल किया है। और उस सवाल का नतीजा ये है कि राजस्थान में बैठा नागरिक भी इस बात को कह रहा है कि हसदेव के जंगलों को उजाड़ के यदि कोयला मिल रहा है तो ऐसे कोयला से हमें बिजली नहीं चाहिए। नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये वही बहुत बड़ी भूमिका नैरेटिव। हसदेव के आंदोलन में। हाँ, वो बिल्कुल। नैरेटिव जो आपने कहा वो सही होना चाहिए कि बाकी चीजें हैं तो ये क्यों हो रहा है, ये मुनाफे के लिए ही हो रहा है या वाकई जरूरत है इसलिए हो रहा है, वो पता होना चाहिए लोगों को, जो कि नहीं पता चल पाता है। आलोक जी, आगे बिल्कुल। ये जो हमारा गोल्डमैन अवार्ड है उसकी उसके बारे में कहें कि कैसे लोगों ने आपको अप्रोच किया और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, मैंने सुना था इस अवार्ड के बारे में, निश्चित तौर पे, क्योंकि आप पर्यावरण के क्षेत्र में हाँ। काम करते हैं तो जानकारी होती है। लेकिन ये कभी कोई अवार्ड हमें मिलेगा ऐसी ना कभी उम्मीद थी, ना ही हमने कभी सोचा था। हम तो बस एक संघर्ष में लगे हुए हैं और आगे भी संघर्ष हमारा, जैसे मैंने कहा, कि अभी भी जारी है। अचानक मुझे फोन आया कि आपको इस बार गोल्डमैन अवार्ड दिया जा रहा है, और आप बिलीव करेंगे कि वो दिन दिवाली का दिन था, ओ। है ना। तो उस दिन मुझे अचानक, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने फोन अपनी वाइफ को दे दिया, मैं बात करो, कोई कुछ बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, सच में आप अपना मेल चेक करिए, आपको एक मेल आया है और आपको ये अवार्ड मिला। सो फिर मुझे एक आश्चर्य भी था, लेकिन मन में खुशी भी थी कि कहीं ना कहीं जिस संघर्ष को हम पिछले 12 सालों से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एम्पलीफाई हो, लोगों के बीच में जाए, वो मुद्दा कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच रहा है। क्योंकि ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये हसदेव के लोगों को मिला है, ये हसदेव के संघर्ष को मिला है। वो संघर्ष अपने आप इस अवार्ड के बहाने ही सही पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। तो वो एक अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण था, और जो हसदेव के आंदोलन ने एक उम्मीद जगाई है कि देखिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप सतत लड़के बचा सकते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है, कितना बचा पाएंगे? देखिए, हम लड़ते हैं सब कुछ बचाने के लिए, यदि कुछ में हम थोड़ा बहुत
यदि हम बचा लें तो खुशी होती। तो हसदेव ने तो बहुत बड़े जंगल को बचाया है। तो फिर मुझे लगा कि इस अवार्ड के बहाने कहीं ना कहीं वो जो एक उम्मीद हसदेव ने जगाई है अन्य आंदोलनों को लेकर, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए देश में संघर्ष कर रहे हैं, ये उनके लिए प्रेरणा बनेगा कि हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी हम संघर्ष कर सकते हैं। और मैं तो इस अवार्ड के बहाने कल ही एक साथी को बोल रहा था कि देखिए, हसदियों के आंदोलन में कितना भी हम कहें मीडिया की बड़ी भूमिका रही, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मैन मीडिया रही हो। हसदियों के लेके लोगों ने खूब लिखा है। पत्रकार जब इंटरव्यू लेते हैं और पढ़ते हैं हसदियों के बारे में तो बोलते हैं यार मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा जितना हसदियों पे लिखा गया। तो हम्म। मैंने कहा यही सवाल है कि हसदेव ने एक चेतना का विकास किया है। हसदेव के आंदोलन ने एक संवेदनशीलता कहीं ना कहीं हर वर्ग में पैदा की है, फिर चाहे वो पत्रकार हो। तो आलोक जी, जी। क्या कोई रणनीति होती है कि हम आंदोलन, क्योंकि देखिए आज के दौर में कई सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, बहुत सारी। तो आपकी कैसी रणनीति होती है आंदोलन के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को जरूरत है और हर कोई कर रहा है अपने अपने इलाके में। हम खुद अपने शहर के लिए कर रहे हैं। हर शहरों में आजकल तो एक एक ग्रीन पैच के पीछे लग जाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा होगा, फिर वो उसके लिए मुहिम करते हैं, एक ग्रुप बनता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, फिर इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनता है। आपकी कैसी रणनीति थी, अगर आप बताएं जो लोगों को। पे ये हमें पता था कि देखिए ये संघर्ष बहुत कठिन संघर्ष है। हसदेव की लड़ाई जो है वो बहुत आसान नहीं थी। ताकतवर कॉर्पोरेट साथ में, और सिर्फ ताकतवर कॉर्पोरेट नहीं है, सरकार भी साथ में, क्योंकि कोल ब्लॉक सरकारों को मिला हुआ है। तो हमें ये पता था कि ये लड़ाई देखिए जमीन पे ही लड़ी जाएगी। तो निश्चित तौर पे इस लड़ाई को हमने एक संवैधानिक लड़ाई बनाई सबसे पहले। कि देखिए जो गांव की ग्राम सभाएं हैं, ये ग्राम सभाओं को संविधान इजाजत देता है कि उनकी सहमति के बिना आप जल जंगल जमीन नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमने हमारे गांव में, हमारे राज्य की जब बात करते हैं तो हमने उसको ग्राम सभाओं के एक तरीके से संगठन बनाया और ये कहा कि एक संवैधानिक ग्राम सभा, एक संवैधानिक सरकार आपको कह रही कि हम अपना जंगल जमीन नहीं देना चाहते। एक हमने कानूनों को, उन तमाम कानूनों का इस्तेमाल किया, चाहे वो आदिवासी के हित के लिए कानून बने हैं, पर्यावरण को लेकर कानून बने हैं, उन कानूनों का हमने बहुत व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल किया। और आप विश्वास करेंगे प्रीति जी, हर प्रक्रिया में हसदेव के लोगों ने अपने कागज भेजे, चाहे वो पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया हो, चाहे वो वन स्वीकृति की प्रक्रिया हो, चाहे वो जनसुनवाई होती है पर्यावरण को लेकर और लोग उसके बाद भूल जाते हैं। हमने जनसुनवाई के बाद भी मंत्रालय में अपने कागज भेजे कि इनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हम्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी। तो संवैधानिक ग्राम सभाओं का संघर्ष, चुनौती संविधानिक की ये ग्राम सभाओं का अधिकार है, जो कानून और संविधानिक प्रावधान है उनका इस्तेमाल करना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे रखना। और ये लड़ाई सिर्फ विस्थापन की एक लड़ाई ना बन जाए कि एक गांव उजड़ रहा है, ये लड़ाई पर्यावरण की लड़ाई होगी। और इसीलिए हमने पहले आपको जो कहा कि हर उस पहलू को हमने सामने रखा कि जंगल कटेगा तो आपकी भी सांसें जाएंगी। और इसीलिए हमने लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ की बात कही कि ये महत्वपूर्ण है। हमने जब पानी की बात कही तो किसानों को भी लगता है कि उनके खेत का पानी, और शहरों में बैठे लोगों को भी लगता है कि ये पानी हमें, ये जंगल से पानी हमारे पास आता है। हमने वन्य प्राणियों की भी बात कही कि, तो जब वन्य प्राणी के संरक्षण की बात कहने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि हसदेव का जंगल बचना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं हर वर्ग को आपके साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको महसूस होना पड़े, करना पड़ेगा कि ये लड़ाई उनकी भी लड़ाई है। और हसदेव कहीं ना कहीं ये कह करने में सफल रहा। और उसी का नतीजा है कि हसदेव की आवाज के लिए छत्तीसगढ़ का कोई ब्लॉक, कोई जिला, कोई शहर ऐसा नहीं रहा जहां प्रोटेस्ट नहीं हुए हों। देश के कितने तमाम राज्यों में हसदेव को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां से महसूस कर पा रहे थे। और हर आंदोलन को ये सीखना पड़ेगा और आपकी बात को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपको उनको, उनके उन तक आपको अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचानी पड़ेगी। बात को कहीं ना कहीं, आपके मुद्दे को और आंदोलन को एम्पलीफाई वही सोशल मीडिया और मीडिया करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारे आंदोलन की एक कोशिश रही है, एक रणनीति रही है, जिसके चलते अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन हम टिके हैं उस लड़ाई में, ये महत्वपूर्ण है। वो लोगों को जाड़ के फेंक नहीं दिया गया। तो ऐसे माहौल में टिके रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। और ये निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और आपने जो कहा कि जब हम इसे सारी धरती से जोड़ते हैं, चाहे वो हसदेव हो, उसके पहले बक्सवा था, या फिर अभी लद्दाख की भी बात हुई, तो वही था कि हम सब उसमें अपनी
अपना लालच ढूंढ रहे थे कि हाँ हमारी भी जरूरत है आगे चल के पर्यावरण, इसलिए वो इतने बड़े मुहिम बन गई। और उम्मीद करते हैं कि बना रहेगा खूबसूरत हंसदे, और ये नहीं होगा। बट लास्टली आपके हिसाब से इस जमाने के हिसाब से अब क्या सोल्यूशन है कि हमें कैसा होना बनना पड़ेगा, या कैसे हमारे, ताकि इस तरह की आंदोलन लड़ाइयाँ ना करनी पड़े, हम समझ जाए। तो आप कैसे देखते हैं इसके सॉल्यूशन, कैसे देखते हैं? परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना होगा, लेकिन जो परियोजनाएं होंगी, जो हमारा विकास का मॉडल है, उस पे एक बार कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य करते हुए हम अपने विकास की नीतियों को कैसा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम देखिए, गांधी जी ने बहुत साफ कहा है इस बात को ना, कि ये धरती हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि हम ऐसे विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं जहां हम अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर दें और ये धरती जीवने लायक नहीं बची, तो उस विकास को पहुंच के भी हम क्या करेंगे? ठीक है, शहर को सिर्फ कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दीजिए और ग्रीनरी खत्म कर दीजिए, तो वो शहर रहने लायक नहीं बचेगा। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि जब शहर का विकास होगा तो शहर का विकास ग्रीनरी को खत्म करके नहीं होगा, बल्कि ग्रीनरी के साथ शहर का विकास होगा। हमें तय करना पड़ेगा कि आज यदि कोयला अंतिम विकल्प नहीं है ऊर्जा का, तो फिर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा, भले वो महंगी हो। अभी मैं यूएस में था, तो यूएस में लोगों के पास विकल्प है, उनके पास ग्रिड से ऑप्शन है कि रिन्यूएबल एनर्जी आपको लेना है या आपको फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी लेना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो भले ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन वो परचेज कर सकते हैं कि हाँ हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे। तो क्यों हमारे पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो मुझे लग रहा है कि पूरे विकास की अवधारणाओं पे पुनर्विचार करना पड़ेगा, समाज को चर्चा करना पड़ेगा। अन्यथा आज 45 पे हम पहुंचे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब जब बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, तमाम शहरों का टेम्परेचर ही 50 पहुंचेगा। और हमें पता है कि इस धरती पर जीवन को बचे रहने के लिए उसकी एक सीमा है, एक सीमा के बाद जीवन शायद हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यदि उस लिमिट पे हमें नहीं जाना है, तो हमें सवाल करना पड़ेगा, सरकारों से सवाल करना पड़ेगा, नीतियों पे सवाल उठाना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि प्रकृति के विनाश के आधार पे हम कोई विकास के रास्ते पे नहीं जाएंगे। और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव लाना पड़ेगा कि यदि हमारा डेवलपमेंट मॉडल ही पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन के आधार पे होगा, तो वो विनाश की ओर लेके जाएगा। तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव करना पड़ेगा, और हमें अपने आसपास के जो ऐसे संघर्ष हैं, उन संघर्षों को मदद करनी पड़ेगी, उनकी आवाज को एम्पलीफाई करना पड़ेगा कि नहीं, आप जो जंगल को बचाने की बात, जो पर्यावरण को बचाने की बात, नदियों को बचाने की बात, आज देखिए बेंगलोर शहर की हालत, बेंगलोर शहर में आज पानी नहीं है। तो बेंगलोर शहर बाकी देश के शहर और बेंगलोर ना बन जाए, उस दिशा में हमें कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी अब। जी। आपके व्यक्तिगत कुछ ये बताइए, आपने कैसी अपनी आदतें बदली, और आपका जीवन कैसा है वहां पर, आप कैसे रहते हैं? मेरा ज्यादा समय तो हसदेव में यही हम लोग के समुदाय के बीच में, मेरा घर निश्चित तौर पर रायपुर में है, लेकिन ज्यादातर समय मेरा लोगों के बीच में जाता है। मैं घूमता हूँ अलग अलग संघर्षों में, अलग अलग आंदोलनों में, और कोशिश ये है कि ये हम अपने परिवार को भी हम धीरे धीरे कि हम जितना मिनिमम प्राकृतिक संसाधनों के मिनिमम दोहन के आधार पे हम अपने जीवन को, मुझे लगता है, हालांकि वो दिक्कत है कि आज मुझे विकल्प नहीं है। जैसे हम आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात इस बात को बोलते हैं कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बहुत है नहीं, लगभग ही नहीं है। हमारी मजबूरी बनती है कि आपको निजी अपनी गाड़ियों से चलना पड़ेगा। लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा कि यदि हम सिर्फ जंगल बचाने की बात नहीं करेंगे, यदि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज नहीं करेंगे, तो गाड़ियों को हम शहरों में जिस तरीके से अंधाधुंध गाड़ियां है, वो भी अंततः एक प्रदूषण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। तो ये लंबा वक्त लगेगा, लेकिन हमें लगता है कि हर चीज में कहीं ना कहीं बोलना शुरुआत करना पड़ेगा। आपको हर जगह ये बोलना पड़ेगा कि कहाँ पे हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, और वो फिर एक व्यक्तिगत जीवन से शुरू करनी पड़ेगी। उम्मीद है अब बहुत सारी चीजों को मैं भी जल्दी छोड़ पाऊं, ये भी कोशिश है। जी। तो किया है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, बहुत प्रेरणादायी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे कई सारी चीजें जानने मिलेगी जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, और रेडियो ऑरेंज और आपका बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी।